नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आजकल देश में सब कुछ अटपटा सा चल रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा लगता है कि देश में घोर कलयुग चल रहा है, पूरी दुनिया में वैसे तो। और आजकल कौन किसका पताका लेके घूमने लगेगा, कुछ कोई कह नहीं सकता। अभी एक बहुत बड़ी तस्वीर, वीडियो बहुत वायरल हो रही है सभी टेलीविजन चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे। आपने देखा होगा, एक डुबकी की तस्वीर वायरल हो रही है, एक हीरोइन की तस्वीर वायरल हो रही है। और क्यों वायरल हो रही है साहब? इसलिए कि उन्होंने धर्म का रास्ता अपना लिया, सनातन का रास्ता अपना लिया, सन्यासिन बन गई है। जी, मैं बात कर रहा हूं एक जमाने की मशहूर अदाकारा, 90s की। आप सबने अगर 90s की फिल्में देखी होंगी तो ये नाम कोई अनजाना सा नहीं है और ये चेहरा भी अनजाना नहीं है। नाम है ममता कुलकर्णी का। लेकिन ममता कुलकर्णी अपनी फिल्मों से ज्यादा किसी और कारण से चर्चा में रही और उनकी जो शख्सियत बनी वो एक दूसरे किरदार में भी बनी। फिल्मों का जो उनका किरदार था वो तो रहा ही, लेकिन फिल्मों के अलावा भी जिस किरदार को उन्होंने जिया वो बहुत ही अद्भुत रहा, या यूं कहें कि सबसे विवादास्पद रहा। जितनी उनको पॉपुलैरिटी फिल्मों में मिली थी, जितनी लोकप्रियता उनको फिल्मों में मिली थी, उससे ज्यादा अलोकप्रिय होकर के वो किसी और कारण से लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई रही और एक दो साल नहीं, वर्षों छाई रही। ये ममता कुलकर्णी वही हैं जो 90 के दशक में लगातार हिट फिल्में दे रही थी और उस जमाने के बहुत सारे, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे दूसरे जो नामी अक्षय कुमार हों, सभी के साथ उन्होंने फिल्में की और नामी गिरामी फिल्मी हस्तियों के साथ मेल, अपने अपोजिट स्टार के साथ उन्होंने फिल्में की और काफी सफलता उनको मिली। सफलता लेकिन उस दौर में उन्हें मिल रही थी जिस दौर में मुंबई पर किसी का साया मंडरा रहा था, और गहरा साया था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुंबई एक ऐसे बादल के नीचे थी जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं आती थी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। और वो बादल था घना कोहरा, जिसको आप कहते हैं घना बादल। वो बादल था दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग का, अंडरवर्ल्ड का। और उस दाऊद के साथ साथ सिर्फ दाऊद नहीं थे, और भी तमाम गैंगस्टर थे जो काम कर रहे थे। दाऊद के विरोधी गैंगस्टर थे, दाऊद के साथ मिलकर के सैकड़ों गैंगस्टर काम कर रहे थे। और पूरा बॉलीवुड एक प्रकार से 90 के दशक का, और ये वही दौर है जब शरद पवार जी, जिनको महाराष्ट्र के चाणक्य कहते हैं, उनका काफी दबदबा था। 90s में वो 89 90s में वो मुख्यमंत्री भी थे। उनके ऊपर आरोप भी लगता था कि शरद पवार साहब तो दाऊद के हेलीकॉप्टर से चलते हैं। और ये बात सही भी है कि शरद पवार दाऊद से मिलने के लिए दुबई गए भी, उनसे मुलाकात भी की। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है और वो छिपाते भी नहीं है। तो एक जमाने में जब दाऊद का पूरा वर्चस्व था मुंबई में, उसी जमाने में एक मध्यम वर्ग से आई हुई अदाकारा मशहूर हो रही थी अपनी खूबसूरती और अपनी अदा से, अपनी एक्टिंग से। लेकिन उस दौर में जो कोई भी खूबसूरत अदाकारा थी, जो कोई भी बेहतरीन एक्टिंग करने वाले थी, जिनको जो मशहूर हो रही थी, जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, वो स्वाभाविक रूप से अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ जाती थी। चाहे वो मंदाकिनी हो या कोई और एक्ट्रेस हो, वो सब अंडरवर्ल्ड के निशाने पर होती थी। जिस ममता कुलकर्णी की बात मैं करने जा रहा हूं, उसके पहले एक एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण मैं दे दूं मंदाकिनी का। मंदाकिनी का शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पे मंदाकिनी और दाऊद का एक फोटो वायरल हुआ, तस्वीरें बाहर आईं, और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि मंदाकिनी का फिल्मी करियर तबाह हो गया। लोग डरने लगे मंदाकिनी को फिल्मों में लेने से, और मंदाकिनी को फिल्मों में लेने के लिए दाऊद के कॉल्स जाने लगे। अब मंदाकिनी के ऊपर कौन पैसा लगाएगा, वो फिल्में हिट होंगी या नहीं होंगी? जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं वो फिल्मों में पैसा लगाने के पहले कई बार सोचते हैं कि पैसा
किस पर लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, वो फिल्में चलेंगी कि नहीं चलेंगी, ये सब उनका प्रेरोगेटिव होता है, उस पर वो विचार विमर्श करते हैं और तभी पैसा लगाते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी अंडरवर्ल्ड के लोग ने उनको फोन कर दिया और दबाव में वो अपना सारा पैसा बर्बाद कर लें। तो लोग बचते रहे मंदाकिनी को फिल्मों में लेने से, और दाऊद थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दाऊद लगातार फोन पर फोन करते रहे। तो एक प्रकार से डर का वातावरण मुंबई की बॉलीवुड में बन गया, और चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, म्यूजिक डायरेक्टर हों, सबके सब दहशत में आ गए थे। और वो पूरा दौर अगर आप याद करें तो दिन के उजाले में गोलियां चलती थीं। जिस डायरेक्टर ने, जिस प्रोड्यूसर ने बात नहीं मानी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और इसमें फेहरिस्त बहुत लंबी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ चर्चा ये कर रहा हूं कि उस दौर में जब बॉलीवुड का दबदबा था मुंबई में, तो बॉलीवुड का जब दबदबा था, अंडरवर्ल्ड का जब दबदबा था बॉलीवुड के ऊपर, तो अंडरवर्ल्ड के दबदबे में जो सबसे पहला निशाना हुआ करता था वो खूबसूरत अदाकारा हुआ करती थी। और वो न सिर्फ उनके उनके एक प्रकार से हरम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उनको ताकीद की जाती थी, उनको डराया जाता था, उनको धमकाया जाता था, बल्कि बल्कि उनसे मोहब्बत का भी एक नाटक रचा जाता था। और ऐसे अंडरवर्ल्ड के सैकड़ों गैंगस्टर हैं जिन्होंने उस वक्त की मशहूर अदाकारा से मोहब्बत किया और उनसे शादी की। उसको कई तो तलाक हो गए, कईयों की जिंदगी तबाह हो गई, कईयों की जिंदगी चलती रही, कुछ गुमनाम हो गए, और कुछ जिनका नाम हुआ उन्हीं में से मंदाकिनी और ये ममता कुलकर्णी है। मैंने मंदाकिनी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आपको थोड़ा नेपथ्य में ले जाएं, आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वो बेहद महत्वपूर्ण बात है। तो साहब, ये ममता कुलकर्णी जो हैं वो भी मंदाकिनी के ही रास्ते पर निकल पड़ी, और ममता कुलकर्णी भी अपनी मशहूरियत को ठीक से पचा नहीं पाई, या आप ये कह सकते हैं कि जिस मध्यम वर्गीय परिवार से वो आती थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उनको भी डराया गया होगा, उनको भी धमकाया गया होगा, या मोहब्बत से ही फंसाया गया होगा। हनी ट्रैप उल्टा हो गया होगा। हनी ट्रैप जनरली लड़कियां करती हैं, लेकिन यहां पर अंडरवर्ल्ड के लोग हनी ट्रैप करते थे और उनको फंसा करके लाते थे, और उनको लाने के बाद अपने तरीके से बहुत सारे काम वो करवाते थे। ये पूरा अंडरवर्ल्ड का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो यही था। तो ये मॉडस ऑपरेंडी जो है वो इसी तरीके से इनका चलता रहा। अब साहब, ममता कुलकर्णी जी भी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गई, और या यूं कहें कि ममता कुलकर्णी का दिल लग गया अंडरवर्ल्ड के एक खिलाड़ी से। और ऐसा दिल लगा साहब, ऐसा दिल लगा कि उन्होंने उनसे शादी कर ली। अब जनाब कौन थे? जनाब थे विक्की गोस्वामी नाम का व्यक्ति, जो अंडरवर्ल्ड का माफिया कहा जाता है, सरगना कहा जाता है। और अंडरवर्ल्ड के काम क्या क्या होते थे? सबसे बड़ा काम जो अंडरवर्ल्ड का था उस दौर से, और आज भी अंडरवर्ल्ड जिस काम को कर रहा है, जिसमें पूरा बॉलीवुड पूरी तरह से बदनाम हो चुका है, और अब बच्चा बच्चा जान चुका है कि बॉलीवुड की फिल्में हिट कैसे होती हैं, 100 करोड़ के टारगेट को कैसे पूरा करती है, 1000 करोड़ के टारगेट को कैसे पूरा करती है, कौन प्रोड्यूसर, कौन डायरेक्टर, कौन अभिनेता इस 100 करोड़ 1000 करोड़ करने के रैकेट में है, कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है, कैसे नकली नोटों का यहां पर बाजार चलाया जाता है सिनेमा घरों के माध्यम से। नकली नोटों का सबसे बड़ा कारोबार का अड्डा अगर कोई जगह है तो वो जगह है बॉक्स ऑफिस, सिनेमा हॉल। वहां नकली नोट जाते हैं, किसी को फिक्र नहीं है साहब देखने की, और उसमें खप जाते हैं। और ऐसा होता है साहब कि हॉल के हॉल बुक कर लिए जाते हैं। ये जो 1000 करोड़ निकलने का है, लोग एक भी नहीं देख रहे हैं और कह रहे हैं कि धूम मचा दिया। बहुत सारे मूवी इस दौर में आए जो बाजार में दिखे नहीं, चले नहीं, लेकिन उनका जो बॉक्स ऑफिस रेटिंग है वो बहुत जबरदस्त था। वो तो सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लिया एक सप्ताह के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर। तो ये होता कैसे है? इसके बारे में जब मैंने अपने सूत्रों से बात की, मुंबई में जो बहुत सारे हमारे सूत्र हैं, खासतौर से जो पुलिस वाले हमारे सूत्र हैं, वो बताते हैं साहब कि ब्लैक मनी का जो पूरा धंधा चलता है, ये इसको ऑपरेट करने का एक बहुत बड़ा काम ये बॉलीवुड माफिया करते हैं।
अंडरवर्ल्ड के सरगना और बॉलीवुड माफिया पूरी तरह से हैंड इन ग्लोव हैं। और इसमें कौन प्रोड्यूसर, कौन डायरेक्टर, कौन फिल्म अभिनेता इसमें शामिल है, ये कहना मुश्किल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इसमें शामिल है और अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ ये पूरी तरह से 100% हैंड इन ग्लोव है। जिनको मालूम है वो चुप हैं, वो कुछ बोलते नहीं है बाहर में, तो इसका मतलब है कि उनकी मौन सहमति है।